हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वेरी वेलकम टू द सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग आज के सेशन में। तो पीवाईक्यू सीरीज में, मोस्ट टाइमली पीवाईक्यू सीरीज में आज हमारा टॉपिक होने वाला है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री के आपके लास्ट टू लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन आए थे हम यहाँ पे वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पे अटेंशन टू दिस, अच्छे से इसको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को, और जो भी आपके डाउट्स फिर भी रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फरवरी 2025 के क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में ये आपके एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड क्वेश्चन था, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, एजीमुथल क्वांटम नंबर L is 1 and magnetic quantum number Lm is 1. Angle in degrees between z-axis and the orbital angular momentum. तो z एक्सिस और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला पता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है दिस वैल्यू, सॉरी cos थीटा आपका होता है LZ का, z कंपोनेंट का आपका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय टोटल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये होता है m h कट, और ये वैल्यू होती है ओवर L प्लस 1 h कट। ध्यान रखिए h कट इज आउट ऑफ द स्क्वायर रूट। अब यहाँ से जब आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, एम एच कट, m की वैल्यू है 1, h कट l की वैल्यू भी 1 ही है तो 1 प्लस 1 h कट, तो ये आएगा आपका cos थीटा इज नथिंग बट 1 बाय रूट 2। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू होगी 1.414 और ये हो जाएगा 0.707। आपको थीटा निकालना है तो थीटा विल बी cos इनवर्स 0.707, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे लगभग आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3D SHO आपका सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, 3D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इन अ 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। इस आइसोट्रोपिक वर्ड का मतलब ये है कि आपके सभी डायरेक्शन में kx, ky और kz की वैल्यू क्या है, सेम है। आपके x स्क्वायर हम जो लिखते हैं वो वैल्यूज यहाँ पे क्या है, सेम है। द डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट एनर्जी इक्वल टू 9/2 h कट ओमेगा। आपसे डीजेनरेसी पूछी गई है, ओमेगा इज आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा एनर्जी जो होती है 3D ऑक्सीलेटर की वो होती है nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 h कट ओमेगा। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है 9/2 h कट ओमेगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास में nx प्लस ny प्लस nz की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 9/2 माइनस 3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6/2 विच इज 3। तो इस वैल्यू को अगर आपको याद हो तो हम बोलते हैं दिस इज 3। इसको हम अगर अनकंसिडर कर ले तो ऐसे बॉक्स की डीजेनरेसी आप कैसे निकालते हो, डीजेनरेसी का फॉर्मूला होता है, डीजेनरेसी इज नथिंग बट दिस n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाय 2 वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखिए 3 प्लस 1 कीजिए, 3 प्लस 2 कीजिए डिवाइड बाय 2, और 3 प्लस 1 3 प्लस 2 आपका कितना हो जाता है, यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 5 20 डिवाइड बाय 2 विच इज 10। क्या आंसर आ जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फरवरी 2025 का ही क्वेश्चन है आपका, और SHO से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप बस ये नोटिस करते जाइए किन किन टॉपिक से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अभी देखेंगे हम। तो लोएस्ट एनर्जी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ब्यूटाडाइन
ब्यूटाडाइन इसने बात की है इसकी, ठीक है। 1,3 ब्यूटाडाइन हैज एनर्जी ऑफ, बीटा रेजोनेंस एनर्जी है। तो याद रखें ये क्वेश्चन फरवरी 2025 में आया था, और जब हमने सेशंस लिए थे फरवरी के लिए तो मैंने यही क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, और ऐसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको YouTube लाइव में भी कराया था। एज इट इज क्वेश्चन उठ के आए थे यहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, इसी क्वेश्चन की, तो इसके पास में 4 एनर्जी लेवल होते हैं, E1, E2, E3 और E4, और आपकी जो एनर्जी निकलती है वो निकलती है 1.618 बीटा, फिर यहाँ से क्या निकलती है 0.618 बीटा, ठीक है, और यहाँ से निकलती है -0.618 बीटा, और अल्फा माइनस 0.618 प्लस 1.618 अल्फा माइनस 1.618 बीटा। ये इसके एनर्जी लेवल्स होते हैं। अल्फा प्लस 0.618 बीटा। उसने आपसे पूछा था लोएस्ट एनर्जी, तो लोएस्ट एनर्जी आपकी हो जाएगी ये वाली वैल्यू, 4th वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बीटा के टर्म से पूछा था, ये आपकी रेजोनेंस एनर्जी के टर्म्स में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड क्या पूछ रहा है वो। तो ये जो है क्लास में कराया हुआ एज इट इज क्वेश्चन है, एज वेल एज आपके YT लाइव से जो क्वेश्चन आए थे सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है ना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस बार आया था वो आया था टनलिंग से। टनलिंग का कॉन्सेप्ट जो है उससे भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। टनलिंग इफेक्ट में क्या होता है देखिए, एंड पार्टिकल इंसिडेंट फ्रॉम रीजन x लेस देन 0, ठीक है। ये x की वैल्यू है जो इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। ऐसा बोल रहे हैं कि, मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ, 0 से L है ये, x लेस देन 0, यहाँ से आपका पार्टिकल आ रहा है विद अ पोटेंशियल बैरियर विद फाइनाइट हाइट। तो इस पोटेंशियल बैरियर की, फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर की हाइट कितनी है, V0 है, विड्थ L है, इसकी विड्थ कितनी है 0 से L। When the total energy of the incident particle is less than V0, ये बोल रहा है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल की टोटल एनर्जी है ना वो इस बैरियर से क्या है कम, और तभी हमारी टनलिंग पिक्चर में आती है, ठीक है। तो आप देखिएगा द करेक्ट प्लॉट फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो मैंने आपको बताया हुआ होगा, या हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व अगर हम प्लॉट करें, इन जनरल आपका वेव फंक्शन मस्त आराम से ऐसे बहते हुए आता है, लेकिन जैसे ही आप टनलिंग में इंटर करेंगे, टनलिंग में जब आप एंटर करेंगे तो उस केस में आपका क्या होता है, फंक्शन का एक्सपोनेंशियल डिके होता है। ये फंक्शन हमारा किसका होता है, साइन वाला, या जो भी फंक्शन आप लेते हैं, लेकिन इस केस में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, इस पॉइंट के बाद एक एक्सपोनेंशियल डिके होता है, ठीक है। और उस एक्सपोनेंशियल डिके के बाद में आपकी जो वेव फंक्शन आएगा वो ऐसा ही आएगा, लेकिन अब उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यही उसने पूछा था कि जो टनलिंग आपकी हो रही है ना, यहाँ पे किस टाइप का डिके होता है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना e की पावर माइनस समथिंग ऐसा, ये आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, उसमें e रेज टू माइनस समथिंग आता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के लिए, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ऐसा हम कुछ पढ़ते हैं। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी e की पावर माइनस है, मतलब एक्सपोनेंशियल डिके का कर्व आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसा है ना, एक्सपोनेंशियल डिके। और उसके बाद जो आपकी वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होते जाता है। इस टाइप का कर्व हमें मिलना था। अब देखिए इन कर्व में अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियल डिके नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ चीज आ रही है, ये गलत है। बाकी इस वाले में भी ऐसा ही हो रहा है, ये भी गलत है। और स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं आती है ट्रांजिशन के बाद में, ठीक। सेकंड और थर्ड में अगर आप ढंग से देखोगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, जो कि करेक्ट है, एक्सपोनेंशियल डिके है, ये वाला चीज करेक्ट है और ये वाली चीज भी करेक्ट है। बट सेकंड ऑप्शन में इसके बाद ये कर्व ऐसा एकदम गिर गया है, जबकि ऐसा नहीं होगा, आपको वापस से कर्व मिलेगा, बस उसकी एम्पलीट्यूड थोड़ा सा क्या आ जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब इस वाले कर्व में क्या हो गया है कि इसने इसका एम्पलीट्यूड शो नहीं किया, इसने सेम रख दिया है, इस वजह से ये कर्व गलत है और आपका आंसर आता है सेकेंड ऑप्शन। तो ये डिक्रीज होता है, ये अब इसने ऐसा दे दिया
तो भी चल जाएगा काम, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम आपका मैग्नीट्यूड सेम रह जाए इसके बाद टनलिंग के बाद भी। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये था, टनलिंग इफेक्ट का ये क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन परटर्बेशन दोनों, हम परटर्बेशन से भी क्वेश्चन देखेंगे, वेरिएशन से भी क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन फिलहाल आपके वेरिएशनल प्रिंसिपल का है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी मैंने वाईटी लाइव में करवाया था। देखिए सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका वाईटी लाइव की क्लास में करवाया था कि परटर्ब पार्ट आपका दिया हुआ है तो आपको क्या एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स बिटवीन 0 to L। तो आपका जो 1D बॉक्स है वो 0 से L में है, perturbed by constant potential V on the left half of the box। तो लेफ्ट हाफ यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, V टाइप के आपके, इससे क्या है परटर्ब्ड। ठीक है, एंड बाय V/3 ऑन दी राइट हाफ। तो राइट हाफ में ये V/3 से परटर्ब्ड है, तो इसको हम ऐसा बना देते हैं, या इसको हम दूसरे कलर से बता देते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन करेक्शन टू दी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बाद में डिलीट हो गया था, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ बताया था आंसर में। हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 0 से L/2 में तो इसका V परटर्बेशन है, और L/2 से L में इसका परटर्बेशन क्या है, V/3। तो हम कैसे निकालते हैं परटर्बेशन या करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। इस वाले स्टेट में हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय बॉक्स की लेंथ। तो आप इसका एरिया अगर निकालोगे फर्स्ट हाफ का तो आएगा V इंटू L/2। ठीक है, और बाद वाले का एरिया निकालोगे तो ये लेंथ भी कितनी है, L/2, V/3 इंटू L/2। अगर आप इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई है इस क्वेश्चन में यार, L/2 से L एंड V/3, हाँ सही। तो ये वैल्यू आ जाएगी VL/2 और ये वैल्यू आ जाएगी VL/6। बॉक्स की लेंथ क्या है, बॉक्स की लेंथ है L, तो ये वैल्यू हो जाएगी, L से L कैंसिल आउट होगा तो मैं V और L को कॉमन ले लेती हूँ, 1/2 प्लस 1/6 और ये आ जाएगा L आ जाएगा। तो ये होगा 6, अगर कॉमन आया तो 3 + 1, 2/3 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है इसका, सही लिखा है हमने, तो ये हो जाएगा 2/3 भी। इस क्वेश्चन का आंसर 2/3 भी आ रहा है, लेकिन हमने सही लिखा है लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉक्स में पोटेंशियल V है, सही है, और राइट हाफ में V/3 है। तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन करेक्शन करेक्ट है, तो फिर आपका आंसर 2V/3 आना चाहिए। सही, हमको एरिया अपॉन क्या निकला है, बॉक्स की लेंथ। तो इस वाले का एरिया क्या लिखते हो आप, क्या लिखते हैं, जो आपके जो आपके रेक्टेंगल होते हैं इनकी क्या होती है, विड्थ इंटू हाइट, या बोले हम लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमारी इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई क्या है, V है, और इसकी लेंथ कितनी है, L/2। तो V इंटू L/2 तो इसके लिए, V/3 इंटू L/2 बाद वाले के लिए, और फिर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो फिर 2V/3 हमारा आंसर होना चाहिए। ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपके फरवरी के पेपर में आया था, जो थोड़ा सा गड़बड़ आंसर जिसका आ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए। तो ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, देखिएगा। हाइड्रोजन एटम पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे था, हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन पे रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर n = 3, L = 2, m की वैल्यू +-2 है, और ये आपको वेव फंक्शन दिया है। आपके वेव फंक्शन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं sin के फॉर्म में, और यहाँ पे लिखिए NLM की वैल्यू आपकी। ठीक है, तो इसने आपसे पूछा है कि r, θ, φ क्या है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। r आपका एक रेडियल फंक्शन है, फंक्शन ऑफ r मतलब ये रेडियल फंक्शन है। बाकी बाद वाला जो है आपका वो क्या है, एंगुलर फंक्शन है, ये आपका एंगुलर फंक्शन है। द ऑर्बिटल जनरेटेड फ्रॉम अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
Psi322 एंड Psi3 2 -2। तो ये n और ये n की वैल्यू तो ठीक है, n l m की वैल्यूज आपको इसने क्या दे रखी है, -2 एंड +2। नाउ पे अटेंशन, L इक्वल्स टू 2 होता है d ऑर्बिटल के लिए, मतलब इनमें से ही कोई आंसर होगा, तो ये सब देखने की हमें जरूरत ही नहीं थी। अब m की वैल्यू +2 और -2 है, तो वो आपका x² y² होता है, dxy होता है, dz² होता है। ये कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। आप या तो क्या कीजिए, sin² थीटा e⁻±2 आयोटा फाई को एक बार बाहर लो, एक बार हम प्लस आयोटा फाई को पिक्चर में लेते हैं, तो प्लस आयोटा फाई में ये वैल्यू +2 वाली हो गई, m इक्वल्स टू +2 का, तो साइन थीटा और यहाँ पे आप लिखोगे e की पावर, ये हो जाएगा cos2 थीटा। इनके बेसिस पे देखेंगे अगर हम, तो ये वेव फंक्शन होते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी समझ सकते हो कि x बराबर हम लिखते हैं r cos थीटा, सॉरी z बराबर हम लिखते हैं r cos थीटा, x बराबर r cos थीटा, r sin थीटा cos फाई, और यहाँ पे y इक्वल्स टू r sin थीटा sin फाई। ये नोटेशंस हमारे होते हैं। इन नोटेशंस के बेसिस पे जब आप इसको चेक करेंगे तो आपके पास dxy निकल के आता है। क्यों? क्योंकि आप इसकी वैल्यू +2 और -2 लेते हो, तो ये वैल्यूज निकल के आती हैं आपकी sin² थीटा e⁻² आयोटा फाई, x है आपका r sin थीटा cos फाई, और y क्या था आपका, मल्टीप्लाई अगर हम इनको करें, y था r sin थीटा sin फाई, है ना। अब देखना, ये तो हो गया r² sin² थीटा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है sin² थीटा टर्म में। दूसरी टर्म आपकी जो बची है वो ये है, ठीक है। तो बाकी बचा cos फाई और sin थीटा, तो cos sin थीटा cos फाई अगर मैं यहाँ पे लिखूं sin फाई cos फाई, तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin cos2 थीटा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं sin² थीटा cos2 फाई, और इसी cos2 फाई को तो हम e⁻+ आयोटा फाई लिखते हैं। इसका मतलब ये जो वेव फंक्शन है वो कौन सा है आपका, dxy के लिए आप ये वेव फंक्शन लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, एक बार ये वाले टेबल को आप देख के जाएं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये वाला जो है ये पांचों फंक्शन है डी ऑर्बिटल के लिए अगर हम देखें तो, और इन सब में आपके dxy dyz dxz सारे निकल गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड का ही एक और क्वेश्चन था कि always a correct statement which always holds good involving zeroth order, first order and second order perturbation in the ground state। ग्राउंड स्टेट में आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन अगर करते हैं तो आपकी एनर्जीज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है ये देखते हैं। तो देखिएगा, हम है ना, सेकंड स्टेट जो आपका होता है ग्राउंड स्टेट में जीरो ऑर्डर करेक्शन, इसका मतलब कोई करेक्शन ही नहीं किया, तो ये तो एग्जैक्ट एनर्जी के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, और आपको पता है कि हम अगर इन करेक्शंस के साथ में एनर्जी को ऐड कर दें तो ये हमेशा एग्जैक्ट एनर्जी से ज्यादा वैल्यूज देते हैं। तो उस बेसिस पे जो हमारा आंसर आएगा वो ये वाला नहीं आएगा। क्यों? इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है इक्वल का। तो अगर ये वैल्यू, अगर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन 0 हुआ तो E0 बराबर E0 भी हो सकता है ना। अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन 0 हुआ, डेल्टा E अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, ये ओरिजिनल एनर्जी है, तो आपका करेक्शन के बाद भी जो एनर्जी आएगी वो इसके बराबर ही तो निकलेगी। अगर ये 0 हो गई तो इसका मतलब इक्वल वाला साइन भी वैलिड होगा और फर्स्ट ऑप्शन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हम इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं जानते और इक्वल का साइन इज इम्पोर्टेंट, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हगल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अनदर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये पहले का किसी, अरे क्या लिखा है, ये पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था, हम इसको भी देखते हैं। साइक्लोब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर होती है ऐसी, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर आपकी है साइक्लोब्यूटाडाइन की, इसका मतलब कार्बन नंबर 1, C1, C2, C3 और C4 अगर मैं इनको नेम दे दूं तो आपके कनेक्शन जो है कार्बन के वो कुछ इस टाइप से होंगे।
और अगर इस टाइप से करेक्शंस होंगे तो हम 4x4 का एक मैट्रिक्स लिखते हैं। उस 4x4 के डिटर्मिनेंट में हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट का जिसका कनेक्शन है किसी से उसके लिए आता है बीटा। देखो इटसेल्फ अगर कनेक्टेड है, हम बोले कि 1 का 1 से कनेक्शन है H11 तो आता है आपका अल्फा। ठीक है, अगर फर्स्ट का सेकंड से कनेक्शन हुआ तो बीटा। इफ कनेक्टेड, अगर कार्बन्स कनेक्टेड है तो बीटा और नहीं कनेक्टेड है तो 0। तो हम यहाँ पे उसी बेसिस पे चीजें लिखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 और इधर भी हम लिख देते हैं 1 2 3 4। इस बेसिस पे देखिए फर्स्ट कार्बन का फर्स्ट कार्बन से कनेक्शन है बिल्कुल तो अल्फा माइनस ई अल्फा आ जाएगा। फिर आएगा आपका फर्स्ट का सेकंड का कनेक्शन बिल्कुल है, थर्ड से कनेक्शन है नहीं है तो 0 आएगा, ये सही है। फोर्थ से कनेक्शन है फर्स्ट और फोर्थ का तो यहाँ पे बीटा आना चाहिए था। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, तो इसको सलटाते हैं। बी ऑप्शन को चेक कीजिए, देखो अल्फा माइनस ई बीटा 0 बीटा बीटा आ गया। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट आपकी लो एकदम करेक्ट है। सेकंड वाले में देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो पहले का दूसरे से कनेक्शन है यस तो बीटा लिखा है, खुद का खुद से कनेक्शन तो है तो अल्फा माइनस ई। सेकेंड वाला थर्ड से भी कनेक्टेड है तो बीटा, सेकेंड वाला फोर्थ से कनेक्टेड नहीं है तो 0, तो ये रो सही है, ये रो भी सही है। थर्ड का फर्स्ट से कनेक्शन नहीं है तो 0, थर्ड का सेकेंड से कनेक्शन है तो बीटा, थर्ड का थर्ड से तो खुद कनेक्टेड है ही और थर्ड का फोर्थ से भी कनेक्शन है तो बीटा, तो ये भी रो सही है। तो लास्ट वाला चेक कीजिए, फर्स्ट और फोर्थ का कनेक्शन बिल्कुल है, ये मैं इनको मिला रही हूँ है ना, फर्स्ट फोर्थ, फोर्थ और सेकंड का कोई कनेक्शन नहीं है 0, यहाँ पे बीटा क्योंकि आपका फोर्थ और थर्ड कनेक्टेड है, फिर खुद के लिए तो अल्फा माइनस ही आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। 1 मिनट, कहाँ गड़बड़ हुई, सही है। तो आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन में क्या गड़बड़ है कि 1 2 3 4 अगर हम लिख लें और लिख लें 1 2 3 4, तो फर्स्ट का फोर्थ से कनेक्शन दे रखा है, हम ऐसा कर लेते हैं जिनका कनेक्शन नहीं है ना उनको लिख लेते हैं। तो सेकंड वाले में पहले से कनेक्शन है दूसरे से कनेक्शन है, फर्स्ट और थर्ड का कनेक्शन नहीं है, इसने लिख रखा है बीटा, यहाँ पे 0 आना चाहिए, गलत हो गया। आप देखिए इसमें इसने बोला है फर्स्ट का थर्ड से कनेक्शन नहीं है जो कि सही है, फिर इसने लिखा है सेकंड का फर्स्ट से कनेक्शन है, सेकंड से खुद का तो उससे होगा ही सही, सेकंड और फोर्थ का कनेक्शन नहीं है तो ये इसने सही लिखा है। फिर 0, थर्ड और 1 का कनेक्शन नहीं है आपके पास में, ये किसके लिए है 2 और ये किसके लिए 3, 3 और 2 का कनेक्शन बिल्कुल है, 3 का खुद से कनेक्शन है, 3 का 4 से भी कनेक्शन है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इस वाले में फोर्थ का 1 से कनेक्शन होना था और इसने 0 लिखा है, यहाँ बीटा आना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो कनेक्शंस आपको छांटने, ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको x1 1x वाले से भी कर सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट से कनेक्शन है x, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड का कनेक्शन है 1, थर्ड से नहीं है 0, फोर्थ से है 1, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये पूरा डायगोनल आपका x से भरा हुआ होगा, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, और फिर आप बाकी जगह अपने अकॉर्डिंगली इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलिए मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही एक और क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन रिलेटेड क्वेश्चन। पढ़ते हैं, अनपर्टर्ब्ड एनर्जीज फॉर अ 3 लेवल सिस्टम E0, E1 और E2। तो 3 लेवल का एक सिस्टम है, E0, E1 और E2 का। मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ परटर्बेशन बिटवीन द लेवल्स, मैट्रिक्स एलिमेंट उसने आपको दे रखे V12, V20 और V12 और V10 दे रखे। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन निकालना है किसमें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, इसमें सेकेंड ऑर्डर करेक्शन निकालना है। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट में सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है, इसमें तो E0 में से बाकी की एनर्जी माइनस करेंगे, एक बार E1 और एक बार E2,
ये दोनों ऑप्शन हमारे पास है। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी V10 वाला का स्क्वायर और यहाँ पे V02 वाले का स्क्वायर। वैल्यूज आपको गिवन है, इस वैल्यू का कोई काम नहीं है। V10 की वैल्यू 4 है, E0 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, E1 दे रखा है 4 प्लस V20 की वैल्यू 6 दे रखी है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। E0 की वैल्यू 2 है और E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू दे रखी है 6, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू आएगी 16/-2 प्लस 36/-4, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -9। बेसिकली -17 हमारा आंसर आना था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड का। HMOT का देखो फिर से एक क्वेश्चन आया है आपके जून 2024 में। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, हक्कल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको जरूर से करके जाइए। चलिए, इसमें बोला है हक्कल्स अप्रोक्सीमेशन पाई एनर्जी फॉर साइक्लोप्रोपेनिल सिस्टम। अब इसने ये साइक्लोप्रोपेनिल बोला है और कौन सा सिस्टम बोला है, कैटायन बोला है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, अल्फा एंड बीटा कॉलम इंटीग्रल्स, रेजोनेंस इंटीग्रल, ये दोनों है। तो आपको पाई एनर्जी पूछी है, इसकी कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इट इज अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इज अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो आप इसकी जब एनर्जी लेवल फिल करोगे तो पहली बात हमें इसकी एनर्जी लेवल पता होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू आती है अल्फा +2 बीटा, ये होती है अल्फा और ये होती है अल्फा -2 बीटा। बेसिकली एक्सजे वैल्यूज आपकी +-2 और 0 आते हैं। तो -2 वाला जो है एक्सजे की वैल्यू -2 के लिए हमको VMO मिलता है। ठीक है, -2 वैल्यूज के लिए BMO, +2 वैल्यू के लिए ABMO और 0 वैल्यू के लिए हमको मिलता है NBMO। तीनों एनर्जी लेवल्स हमारे पास में है और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किए और ये पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपसे पूछ रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है और किस स्टेट में है, जिसकी एनर्जी अल्फा +2 बीटा है। तो आंसर आएगा 2 अल्फा +4 बीटा। ये रहेगा मामला इसका। ठीक है, चलिए, तो हक्कल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्यूटेटर से क्वेश्चन आया था आपका जून 2024 में। इस बार जो है फरवरी में क्वेश्चन नहीं आए थे, बट आप ऐसा नहीं माने कि इस पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ऑपरेटर्स और कम्यूटेटर्स हर बार क्वेश्चन बने हैं, इस बार ही ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन नहीं बने थे। देखिए, आपसे पूछा है कि कम्यूटेटर x², px², ये पूछा गया था शायद, और शायद ये तो क्वेश्चन ही अधूरा आ गया है यार, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। देखिए, हम इसको ये कंसिडर करते हैं x, px²। अगर ऐसा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू है। मैंने आपको बताया होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर केवल एक की ही पावर चल रही है तो हम बड़ी आसानी से वैल्यूज निकाल देते हैं। यहाँ पे प्लस आइटा h कट लिखते हैं और इसका डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने ऐसा लिखा है x, px², तब भी आपको करना आता है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस आयोटा h कट लिखोगे और फिर इसी का डिफरेंशिएशन लिख दोगे 2px। लेकिन अगर दोनों की ही पावर दी हुई है तब हम क्या करेंगे, तो फिर हमको कम्यूटेटर के रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, हम इसको x², px × px लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब इसको a, b × c मेथड से एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ में, और सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पे x², px, और इस बाद वाले c वाले px को मैंने बाहर रख दिया। दूसरी बार में क्या लिखूंगी, a को c के साथ, तो x², c वाला px। अब ये px b वाला कहाँ था, लेफ्ट में, तो इसको लेफ्ट में ही रखना पड़ेगा। बस यहाँ पे यही हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। मैंने क्या किया कि ये b वाला है, ये b वाला है, तो c बाहर, और फिर b वाला बाहर है तो c वाला अंदर। सीक्वेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। a का b के साथ, c बाहर, प्लस
ए का सी के साथ तो बी बाहर, ये हमें यूज करना था। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर कोमा पी एक्स का आप क्या लिखोगे, प्लस आयोटा एच कट और 2x, ठीक, और यहाँ पे पी एक्स है। अब ये अभी ऑपरेटर ये इसको आपको छेड़ना नहीं है, और क्योंकि सीक्वेंस को गड़बड़ किया ना तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। पी एक्स और यहाँ पे आएगा प्लस आयोटा एच कट 2x। जो चीजें कॉमन है उनको हम बाहर ले लेते हैं। 2 आयोटा एच कट इज कॉमन, x पी एक्स है और पी एक्स एक्स है। अब किसी का गलती से भी ऐसा मन कर रहा हो कि एक्स पी एक्स और पी एक्स एक्स सेम है, तो ये गलती करते ही आप अपना सत्यानाश कर लेंगे। इसने ऑप्शंस तो ऐसे नहीं दिए हैं, बट हमें ये चीज नहीं करनी है। आपका आंसर डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि आप x और px को पहले साई पे अप्लाई करेंगे या फिर px को x साई पे अप्लाई करेंगे, दोनों से डिफरेंट रिजल्ट आते हैं, बोथ गिव डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि px और x जो है वो कम्यूट नहीं करते। अगर कम्यूट करते तो इसको पीछे लिखो, सेम आंसर आता, बट अभी इसके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये चीज कभी भी नहीं करनी थी, इन दोनों को सेम लिख के 2x px लिखा हो और गड़बड़ कराओ नहीं, तो फिर गलत हो जाए, ठीक है। इस पे ध्यान देना था, ये अच्छा क्वेश्चन है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कम्यूटेटर पे आया है, पर ये आपके किन पे आया है, रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स। इसने खुद ने दिया है कि रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स L प्लस और L माइनस से डिनोट किया हुआ है। करेक्ट कम्यूटेटर रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड वेरिएंस कंपोनेंट्स। तो L जो होता है आपका L प्लस जो होता है वो होता है Lx प्लस आयोटा Ly, और L माइनस होता है Lx माइनस आयोटा Ly। उस बेसिस पे हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। ध्यान से देखना इसको, पहले इसी वाले को कर लेते हैं, लास्ट वाले, L स्क्वायर कोमा Lx प्लस आयोटा Ly, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर कोमा Lx प्लस आयोटा बाहर आएगा L स्क्वायर कोमा Ly। ये दोनों ही वैल्यूज 0 0 बनती हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये वैल्यू 0 कैसे बनती है, तो आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। L स्क्वायर को आप Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर प्लस Lz स्क्वायर लिखेंगे, और कॉमा Lx का कम्यूटेटर निकाल के देखिएगा और फिर देखना आपका क्या आंसर आता है। तो ये वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे Ly रखोगे तब भी वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। L स्क्वायर जो है वो है Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर प्लस, ये टोटल है आपका मोमेंटम, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब मैं बाकी की चीजें आपको बताती हूँ। चलो इसी को देख लेते हैं यार, Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर प्लस Lz स्क्वायर कॉमा Lx, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो तीनों को अलग अलग लेना पड़ेगा आपको, और तीनों को जब आप अलग अलग लोगे तो आपके आंसर में 0 आएगा। सेम चीज माइनस वाले में भी आएगी, तो इसको करने की वैसे जरूरत है नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो। Lx स्क्वायर कोमा Lx, ये इसके साथ लोगे प्लस Ly स्क्वायर कोमा Lx प्लस Lz स्क्वायर कोमा Lx करके देख ही लेते हैं। ये तो 0 आएगा, खुद का और खुद के साथ खुद की कोई भी पावर अगर आए तो आपका कम्यूटेटर हमेशा 0 आता है ना। यहाँ पे कम्यूटेटर हमेशा 0 आएगा अगर सेम एंटिटीज और उनकी पावर सारी है। Ly स्क्वायर कोमा Lx, फिर से आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, Ly इंटू Ly कोमा Lx, और सिमिलरली Lz इंटू Lz कोमा Lx, ठीक है। तो यहाँ से एक बार Ly बाहर जाएगा Ly कोमा Lx, और एक बार Ly इधर बाहर चले जाएगा, ठीक। तो आप देखो कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी Ly कोमा Lx का क्या आएगा, साइक्लिक रूट x y और z, ठीक है। तो y के बाद x आता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा h कट Lz। फिर y कोमा x यहाँ पे आ रहा है तो इसके पास क्या आएगा, माइनस आयोटा h कट Lz, ठीक। तो और यहाँ पे है Ly, तो ये वैल्यूज अपने आप में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, और हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी है।
अच्छा ये तो एक ही साइड का आ रहा है ना, एक ही साइड का आ रहा है, ये आपको सॉल्व करना है और फिर ये भी तो सॉल्व करना पड़ेगा प्लस आयोटा एल वाई वाला। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो दोनों वैल्यूज आपकी 0 0 निकल के आएंगी, और करेक्ट है, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपकी 0 निकल के आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेसिकली ये थोड़े से लेंदी मेथड है, ये थोड़े से लेंदी मेथड है, आप इनको एक बार करो और फिर इनके आंसर्स को ध्यान ही रख लें, है ना। सॉल्यूशंस पूरा पूरा है इनका, अगर आपको चाहिएगा तो मैं सॉल्यूशंस आपको दे सकती हूँ, बट पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, मैंने एक का बताया है, ऐसे आप बाकी भी ट्राई कीजिएगा। इनमें आपके और भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एल स्क्वायर कोमा एल एक्स है, इनको पूरे को ही ओपन करके आपको बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। देखिए, तो बेसिकली इसका आंसर जो था वो डी ऑप्शन था, और ये अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक, देखिए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ओके, तो यही सारे क्वेश्चन थे यार, जून और फरवरी के सारे क्वेश्चन हैं जो इस सेशन में मैंने आपको कराए हैं। और आपको कौन से टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और क्वांटम के भी कौन से स्पेशल टॉपिक्स हैं जिनसे आप और क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो मोमेंटम ऑपरेटर आपका जो है, ये सारे क्वेश्चंस आप मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सारे क्वेश्चन आप करके जाइए, और ऐसे ही मोर वीडियोस आपके इस चैनल पे आते रहेंगे। कौन सा नया टॉपिक आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप लर्निंग। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पीवाईक्यू सीरीज के साथ। चलिए बाय बाय।